हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ज़ीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। तो जब भी किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमेशा एक वेक्टर बनता है जिसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स a हो जाता है, जहाँ पर n जो है वो स्केलर है या रियल नंबर है जिसके साथ हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर बनता है, उसकी डायरेक्शन या तो वही रहती है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन थी, तो या उसके अपोजिट हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि जिस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरह से अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर अगर हम ले लें, मान लीजिए ए वेक्टर ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो वेक्टर जो है वो किसी भी तरफ, मान लीजिए नॉर्थ की तरफ एक्ट कर रहा है, ये ए वेक्टर है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स ए हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो ए की डायरेक्शन थी। तो इसी तरह से अगर हम ए को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते, मान लीजिए अगर हम ए को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 टाइम्स। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 टाइम्स, ए वेक्टर से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन इसकी डायरेक्शन ए से अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट इज ऑलवेज ए वेक्टर whose magnitude is equal to scalar times the vector and its direction is same or opposite to the original vector depending upon the number is positive or negative। तो इस तरह से हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई ए स्केलर। स्केलर मीन्स जिसको हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। हम एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहते हैं? द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज डिफाइंड एज दैट सिंगल वेक्टर which alone produces the same effect as is produced by 2 or more vectors together। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो अकेला ही वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि 2 या 3 वेक्टर मिलकर करते हैं, जिनका वो रिजल्टेंट है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि जिस तरह से हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट होती है, मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। एक बॉडी जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है इस तरफ। ठीक है, इस एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है ओ से लेकर पी तक। तो फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हो जाती है पी से लेकर क्यू तक। पी से क्यू तक डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का नेट इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ? इसका नेट इफेक्ट ये प्रोड्यूस हुआ कि बॉडी शुरू में ओ पॉइंट पर थी और एंड में चली गई क्यू पॉइंट पर। तो बॉडी शुरू में ओ पर थी तो एंड में पहुंच गई क्यू पर। कहने का मतलब ये कि OP और PQ ने मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया वो OQ जो है अकेला प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि OP और PQ का जो रिजल्टेंट है वो OQ है। तो इसी तरह यहाँ पर तो हमने 2 वेक्टर बनाए थे, OP और OQ। इस तरह से 3, 4 या ज़्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं। तो जब एक वेक्टर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना कि 2, 3 या उससे ज़्यादा वेक्टर मिलके कर सकते हैं, तो जो अकेला वेक्टर है जो सबके बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कह देते हैं। तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है।
तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। अगर हम वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ए और बी दो वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन बी छोटा है, बी का मैग्नीट्यूड कम है और ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। हमें कहा गया है कि इन दोनों को ऐड करो। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि बी को उठा के ए के ऊपर ऐसे रखेंगे ताकि बी की टेल जो है वो ए के हेड पर आ जाए। जब बी की टेल ए के हेड पर आ जाएगी जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो अब जो नया वेक्टर बनेगा ए की टेल से लेकर बी के हेड तक, उसको हम बोल देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। वो रिजल्टेंट बन जाएगा और उसको हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, जैसा कि इस केस में दिखाया गया है, ए जिस डायरेक्शन में लग रहा है बी उसके अपोजिट लग रहा है, तो इस केस में भी अगर हमने इनको ऐड करना हो तो क्या करेंगे, बी को उठाकर ए के ऊपर ऐसे रखेंगे कि बी की टेल ए के हेड पर आ जाए, जैसा कि हमने पिछले केस में भी किया था। और अब जो नया वेक्टर बनेगा वो ए की टेल से लेकर बी के हेड तक जो नया वेक्टर बनेगा उसको हम कह देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए की लेंथ ज़्यादा थी, बी की लेंथ उसमें से माइनस करेंगे तभी हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। जब हम अगर कोई दो वेक्टर किसी भी दो डायरेक्शंस में लगेंगे, पहले तो था सेम डायरेक्शन में लग रहे थे या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, तो लेकिन अगर वेक्टर मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में लगते हैं, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि हम किस तरीके से उनको ऐड कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स में ये बताया हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, प्लेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी टू डायमेंशनल सरफेस होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। जैसे हमारी कॉपी का पेज है, जैसे बोर्ड है, तो जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन है, तो इस तरह से ये सारे टू डायमेंशनल चीज़ें बनती हैं। तो अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हों एक प्लेन में, तो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्डर में दिए गए हों बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो ट्राइंगल की दो साइड्स बना रहे हैं। तो लेकिन दोनों वेक्टर्स जो हैं ऑर्डर में होने चाहिए। ऑर्डर में होने का मतलब एक वेक्टर की टेल जो है वो दूसरे वेक्टर के हेड पर होनी चाहिए, जैसा कि इस डायग्राम में बनाया गया है यहाँ पर कि बी जो है, बी वेक्टर की टेल जो है ए के हेड पर है। ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं, ए और बी। तो ए को रिप्रेजेंट किया गया है ओ पी से और बी को रिप्रेजेंट किया गया है पी क्यू से। दोनों एक ही प्लेन में हैं और दोनों एक ट्राइंगल की दो साइडें बना रहे हैं और साथ में ये दोनों ऑर्डर में भी हैं। ऑर्डर का मतलब कि जो बी की टेल है वो ए के हेड पर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो दो वेक्टर हैं ए और बी दोनों सेम प्लेन में हैं और वो ट्राइंगल की दो साइड्स फॉर्म कर रहे हैं टेकन इन ऑर्डर। तो तब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स में कहा गया है कि जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, अगर हम उसको अपोजिट ऑर्डर में ले लें तो वो हमेशा उनका रिजल्टेंट बताएगी। ठीक है, तो इसमें एक बार मैं फिर से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स बोलूँगा, तो उसके बाद हम इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर प्लेन simultaneously be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। तो कहने का मतलब अगर दो वेक्टर्स ट्राइंगल की दो साइड्स फॉर्म कर रहे हैं जो कि एक प्लेन में लिए गए हैं, तो दोनों वेक्टर्स ऑर्डर में हैं,
तो तब जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, जिसको हमने अपोजिट ऑर्डर में लिया है, वो हमेशा उनका रिजल्टेंट बताएगी। तो जैसा आपको क्लियर है कि इसमें ए और बी का जो रिजल्टेंट हो जाएगा दैट विल बी आर, यानी ओ पी, ओ क्यू वेक्टर। तो ये तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि ओ पी को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं और क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसके ऊपर, ऑन ओ पी प्रोड्यूस्ड, और ये परपेंडिकुलर बन जाता है क्यू एन। क्यू एन इज द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम क्यू ऑन ओ पी प्रोड्यूस्ड। और ये जो ओ पी है, ओ पी को जब हमने आगे प्रोड्यूस किया एन की तरफ, तो ये ए की डायरेक्शन है। ओ एन इज द डायरेक्शन ऑफ ए। तो जो बी की डायरेक्शन है वो आपके सामने है, पी क्यू की तरफ। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अगर थीटा एंगल बन रहा है, तो अगर हम ट्राइंगल पी एन क्यू में से देखेंगे, तो पी एन क्यू में से हमें देखने में मिलेगा कि क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू जो होगा, क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये आपको बताएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्यू एन किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एन विल बी इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, या क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू जो है वो बी है, तो बी साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि अगर हम देखें इसी ट्राइंगल में पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, वो किसके बराबर है, वो कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब पी एन किसके बराबर है, पी क्यू कॉस थीटा, और पी एन किसके बराबर हो गया, बी कॉस थीटा, क्योंकि पी क्यू जो है वो बी के बराबर है। अब हम बड़ी ट्राइंगल में से देख लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू में से। अगर ओ एन क्यू में से देखें तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी जो हमारे पास है आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। तो ओ एन के बदले हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर, और क्यू एन के बदले हम लिख सकते हैं, हमने अभी फाइंड किया था बी साइन थीटा, ये हमने फाइंड किया था क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया, तो साथ में जो ओ एन था, ओ एन को हमने लिख लिया ओ पी प्लस पी एन। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस 2 OP/Pn। अगर हम देखें आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो ओ पी है दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो प्लस पी एन जो है, पी एन इज योर बी कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 OP/Pn है। तो ओ पी के बदले आ जाएगा ए और पी एन के बदले आ जाएगा बी कॉस थीटा, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 AB कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो बी स्क्वायर जब कॉमन निकलता है तो अंदर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, इट इज़ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है किस चीज़ का, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है रिजल्टेंट का। और अगर हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखना चाहें तो सपोज कर लीजिए कि जो रिजल्टेंट है वो एंगल बना रहा है बीटा, किसके साथ, ए की डायरेक्शन के साथ। लेट अस सपोज दैट आर इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए। तो अगर हमें बीटा पता चल जाए तो हमें आर की डायरेक्शन पता चल जाती है, कैसे, क्योंकि ए की डायरेक्शन तो हमें ऑलरेडी पता है, ए वाज ए गिवन वेक्टर। तो अगर हमें ए की डायरेक्शन पता है और बीटा पता चल जाता है, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर। तो ये करने के लिए हम यहाँ पर टैन बीटा ले लेते हैं। टैन बीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन बेस दैट इज ओ एन, क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन। तो क्यू एन जो है दैट विल बी, क्यू एन हमने पहले किया था बी साइन थीटा, और जो ओ एन है, ओ एन को हम फिर से ब्रेक करके लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन। ओ पी के बदले आ जाएगा ए और उसके बदले आ जाएगा पी एन के बदले बी साइन थीटा। तो ये तो हमारे पास टैन बीटा,
तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan को दूसरी साइड ले जाइए, आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। हमें इस फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखो, हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, क्योंकि ये तो गिवन वेक्टर थे। तो अगर ये गिवन वेक्टर थे तो थीटा भी पता है, यानी हमें a और b के बीच में एंगल भी पता है। जब हमें a पता है, b पता है, थीटा पता है, वी कैन फाइंड बीटा फ्रॉम दिस रिलेशन। और मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि अगर हमें बीटा पता चल जाए तो हम r की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और उसकी डायरेक्शन भी पता चल गई। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, बाकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।